हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी और हमने कुछ कथन को देखा था इंक्लूड करके प्रश्नोत्तरी में। वैसे ही आज हम छोटा सा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीतिकाल के बारे में कवियों के क्या विचार हैं और कौन से लोग, कौन से आलोचक क्या कहे हैं रीतिकाल को, और रीतिकाल परंपरा कहाँ से आई हिंदी में, क्योंकि आप आदिकाल पढ़ लिए, भक्तिकाल पढ़ लिए, तो ऐसी कोई परंपरा हमारे जो है कि हिंदी साहित्य में नहीं था। तो ये रीतिकाल के आचार्य कहाँ कहाँ से किस चीज़ को कलेक्ट किए, उसी का चर्चा आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, रीतिकाल का जो समय सीमा है पूछा जाता है तो 1700 से 1850 ईस्वी। अब देखेंगे नामकरण को लेके थोड़ा सा समस्या रीतिकाल में तो नहीं है जितना आदिकाल में है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, नामकरण कौन क्या नामकरण किए हुए हैं। पहला देखेंगे, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। तो मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगाल काल कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा। अब आप देखेंगे आगे रीति शब्द की व्याख्या में देखेंगे कि संस्कृत के जो 5 संप्रदाय थे, तो हिंदी के आचार्यों ने उन्हीं से चीज़ें ग्रहण करके हिंदी को खूब धूमधाम से रीतिकाल में अपना रचना काल किया। उसी की बातचीत हम आगे करेंगे। देखिए, संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदाय हैं, जिसमें से रीति संप्रदाय है जिसका प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया। किसका? तो रीति संप्रदाय का। आगे देखेंगे, आचार्य वामन ने विशिष्टा पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया। आगे देखेंगे, वक्रोक्ति संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कुंतक है। तो ध्यान दीजिए, वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु कहा। क्या कहा कुंतक ने? रीति का अर्थ क्या बताया? कवि प्रस्थान हेतु, अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। आगे देखेंगे आप, तो आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंदवर्धक ने वाचक चारुत्व हेतु कहा। हेतु का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। आगे देखेंगे, हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। तो ये लक्षण आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यूजीसी नेट का यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखेंगे कि एक एक संप्रदाय से अंदर से घुस के एक छोटी छोटी बारीकी को आपके सामने पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में कार्य रचना संबंधित नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीति ग्रंथ कहते हैं। आगे देखेंगे, चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा। क्या कहा? रीति को काव्य का स्वभाव कहा। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति से मित्र। तो देव ने क्या कहा? आप सभी को पता है, देव ने छल दिया था, छल नाम का एक संचारी भाव दिया था, याद रखिएगा। अब आप देखिए, देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा। क्या कहा? काव्य का द्वार कहा। ताते पहले बरनिए काव्य द्वार रस रीति। अगर ये पंक्ति पूछी जाती है तो आप बताइएगा कि यह पंक्ति देव की है। किसकी है? देव की है। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द का प्रयोग है। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। किसकी पंक्ति है? तो चिंतामणि की पंक्ति है। आगे देखेंगे, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव। ये पंक्ति किसकी है? तो देव की है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ कथन को भी समझते हुए चलेंगे। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। यह किसकी पंक्ति है? तो सोमनाथ की है। काव्य की रीति सीख सु कविन सो देख सुनी बहुलोक की बातें, भिखारी दास की पंक्ति है। आगे देखेंगे, थोरे क्रम ते कहीं अलंकार की रीति दुल्ह की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा दिया है रीतिकाल के बारे में, इन्हें तो आप हिंदी जगत में भूल ही नहीं सकते, है ना। ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीति नाम दिया और साथ ही यह संकेत किया कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर
इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। और रीति जो है कि वीर रस के एक ही कवि हैं भूषण, बाकी सभी सिंगारिक कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार काल की रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कह सके तो कह दे। तो आपको याद होगा टीजीटी 2021 में एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा था और सभी ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लगा दिया था। तो ये कहने के लिए कहे थे कि आप कहना चाहें तो कह दीजिएगा, है ना। तो थोड़ी साउंड की आवाज़ आ रही है क्योंकि नवरात्र का मौसम चल रहा है, तो हम अपने कार्य को तो नहीं रोक सकते, थोड़ा सा अवॉइड करके आप लोग अपने पठन पाठन को ध्यान दीजिए। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के समय सीमा जो है कि क्या माने हैं, तो 20वीं सन 1700 से 1900, और जब आप सन में इसे लाएंगे तो 1643 से 1843 तक निर्धारित किया है। बाद में प्रायः अधिकांश विद्वानों ने यही अवधि स्वीकार की है। आगे देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को माना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसको माना है, तो केशव को माना है। आप जानते हैं शुक्ल जी किसको माने हैं, तो चिंतामणि को माने हैं। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशव हैं। सर्वांग निरूपक आचार्य पूछा जाएगा तो केशव होंगे। केशव के 50 वर्ष बाद तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही। कैसी रही, तो टूटी सी रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माना। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप में चली। कैसी चली, तो अविच्छिन्न रूप में चली। आगे देखेंगे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को ही माना। तो आप देख पा रहे होंगे भगीरथ मिश्र, और यहाँ पे आप नीचे आगे देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किसको मान रहे हैं, तो केशव को मान रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मान रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिका परंपरा का प्रवर्तक माने हैं। ठीक है, आगे चलिए अब देखते हैं हम रीति काव्य का विभाजन। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा है, तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध में आप देखेंगे, रीतिमुक्त में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आएंगे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। और आप रीति सिद्ध में देखेंगे, रीतिबद्ध में कुछ कवि आएंगे। तो इन तीनों को आप 3 भाग को जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 श्रेणियों में विभाजित किया। आगे देखिए, संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कहा गया। तो रीतिबद्ध किसको कहा गया, नोट कीजिए, श्रेणी में प्रथम दिया गया। तो संस्कृत अलंकार शास्त्र काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवि को रीतिबद्ध श्रेणी में रखा गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। अब देखेंगे आप आगे देखेंगे, अब देखिए रीतिबद्ध में कौन कौन कवि आएंगे, तो केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक, बिलग्रामी, जान, इनका नाम है नियामत खां, तोस, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सूरत मिश्र, सोमनाथ मिश्र, भिखारी दास, दुलह, ग्वाल, प्रताप शाही आदि रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध कवि हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब चलिए देखिए अगला, रीतिबद्ध कवियों ने काव्यशास्त्र को जनभाषा द्वारा जन समान तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जनभाषा मतलब आम लोग की भाषा, ठीक है, मतलब सबकी भाषा। कैसी भाषा होगी, जनभाषा होगी। आगे देखेंगे, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया, उन्हें रीति सिद्ध कहा जाता है। तो रीति, अभी आपने देखा रीति सिद्ध किसे कहेंगे, तो कहा जाता है इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि रीति सिद्ध कवि में सिर्फ बिहारी हैं, रीति सिद्ध में बिहारी हैं। आगे देखिएगा, सेनापति, बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव रीति सिद्ध कवि हैं। तो कैसे कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि हैं। आगे देखेंगे, जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया, उन्हें रीति मुक्त धारा के कवि कहते हैं। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद हैं। आप सभी को पता होगा कि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे और एक दिन उसे राजा ने निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सुजान को कहने के लिए चला तो वो नहीं गई।
तो वहाँ पे आप कह सकते हो, बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि रीति क्यों उसे नहीं लेके जा पाए, उसको चली जाना चाहिए। तो हो सकता है वो जाति सुजान तो राजा उसके साथ और गलत करते। तो ठीक है, उसने मना कर दिया और फिर घनानंद जो है कि अपनी प्रेम के पीर के कवि कहे गए और उन्होंने व्यक्त किया, ठीक है, अपनी रचनाओं में। तो ये क्या हुए, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, रीति मुक्त, रीतियों से मुक्त हो गए। कौन हुए, तो इसके सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद है। जैसे आप देखेंगे आधुनिक काल में तो निराला ने जो है कि कविता को छंद से मुक्त कर दिया। आप देख रहे हैं कुछ ऐसा ही, मुक्त की भाषा हो सकता है निराला यहाँ से ग्रहण किए हो, है ना। ये साहित्य का विषय है और शोध का विषय है, ध्यान दीजिए। रीति मुक्त कवि उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति है। क्या है ये, क्रांति है, क्योंकि बनी बनाई रीति से न चल के हम आज आप वर्तमान में देख लीजिए, जैसे समाज में विडंबनाएं हैं तो लोग क्या करते हैं, जैसे लोग करते आ रहे हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हम अगला करेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी जो है कि उस समय परिस्थितियों से लड़ता है वह क्या करता है, एक अलग क्रांति छेड़ता है। तो वही किए घनानंद। रीति मुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्य की क्रांति है। कैसी है, तो क्रांति है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। और घनानंद, इसमें कौन कौन से कवि आएंगे, सर्वश्रेष्ठ कवि तो घनानंद थे। आलम आएंगे, शेख, ठाकुर, बुंदेलखंडी। ठाकुर 3 मिलते हैं, जिसमें से कौन से ठाकुर आएंगे, तो बुंदेलखंडी आएंगे। आगे देखेंगे बुद्धिसेन या बोधा प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। आगे देखिए, रीतिकाल के सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद है। कैसा है, तो नायिका भेद है, रस विवेचन है। अब देखिए हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य में क्या क्या आएगा उसको देख लीजिए। रीतिबद्ध काव्य में आएगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आएगा विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं। पहला सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक, छंद निरूपक, ठीक है। अब आगे देखिए, चिंतामणि कृत कवि कुल, कल्पतरु देव का शब्द रसायन, भिखारी दास का काव्य निर्णय, सोमनाथ का रस पीयूष निधि और जनराज का कविता रस विनोद। तो इनके रचना नोट कीजिएगा। ये कैसी रचनाएं हैं, तो सर्वांग निरूपक रचनाएं। कैसी रचनाएं, तो ये पूछा जाता है कौन कवि सर्वांग निरूपक है कौन नहीं है। ये जो है कि हाई लेवल के एजुकेशन में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। इनमें से अधिकांश ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव की रसी प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला उल्लेखनीय है। तो केशव की कौन सी है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला उल्लेखनीय है। आगे देखिए, रसिक प्रिया में क्या है, तो रसिक प्रिया संवत में 1648 का मुख्य प्रतिपाद श्रृंगार रस विवेचन है, जिसमें 16 प्रकाश हैं। पूछा जाता है इसके 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस विवेचन है, 14वें प्रकाश में अन्य रसों और 15वें में वृत्ति और अंतिम 16वें में काव्य दोषों पर विचार किया गया है। श्रृंगार रस के साथ नायिका भेद का भी उल्लेख है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, कवि प्रिया, इनकी रचनाओं का विस्तृत आप अध्ययन कीजिए। कवि प्रिया में क्या है, तो इस संवत में है, दिया हुआ है 1658 ईस्वी। रचना का उद्देश्य पाठक को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है, जिसमें इसमें भी 16 प्रकाश हैं। तो आप ऊपर की रचना में देखिए 16 प्रकाश था, कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश हैं। इस ग्रंथ में कवि शिक्षा, काव्य दोष, अलंकार निरूपण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कवि प्रिया में 18 दोषों का उल्लेख है। कितने दोषों का है, तो 18 दोषों का उल्लेख है। आगे देखें, केशव ने भक्ति और ज्ञान की परंपरा में विज्ञान गीता, वीर गाथा, वर्णन की परंपरा में वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका तथा प्रबंध काव्य परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की है। तो याद रखेंगे, केशव आप देख पाए रीतिकाल और जो है कि भक्ति काल के एकदम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए बीच के कवि है ना। तो देखेंगे दोनों चीज़ें मिलेंगी, इनमें रीति भी मिलेगा और इसमें भक्ति भी मिलेगी। आगे देखिए, याद रखिए, चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु में प्रकरण है, जिसमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किए हैं। तो कल्पतरु में क्या सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा, सोरठा छंद में है
और उदाहरण कवित्त सवैया में है, लक्षण निरूपण में है। चिंतामणि में प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। तो चिंतामणि जो इनकी रचना है वो पूरे तरीके से किस पे डिपेंड है, तो जो कवि कल्पतरु है चिंतामणि का जो है मम्मट की जो रचना है उसी पे पूरी तरीके से डिपेंड है। आगे देखिए, चिंतामणि कृत रस विलास इनकी रचना है। रस विवेचन है इस पर भानुदंत की रस मंजरी एवं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव देखा गया है। आगे देखिएगा, चिंतामणि कृत छंद विचार में प्राकृत पेंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख मिलता है। चिंतामणि कृत सिंगार मंजरी नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। कैसा है? सुंदर और विशद ग्रंथ है। इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। यह भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। अगला देखिएगा, कुलपति मिश्र कृत रहस्य चिंतामणि की कृत कवि कुलपतरु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। कैसा है? तो सर्वांग निरूपक है। यह 8 वृत्तांतों में विभक्त है, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार। तो आप याद रखिएगा कि जो सर्वांग निरूपक ग्रंथ होती है उसमें कुल 8 वृत्तांत होते हैं। पहला काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। आगे देखिए, कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। रचना किसकी है? पर मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव के रसप्रिया का प्रभाव है। तो रस रहस्य में किसका किसका प्रभाव है? तो केशवदास की रसिक प्रिया की, और आप देखेंगे मम्मट के काव्य प्रकाश की, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पे। आगे देखिए, कविवर देव का पूरा नाम क्या है? तो देवदत्त है। कई बार टीजीटी में पूछा जाता है। हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि हैं। क्या है? देव सर्वोपरि हैं। आगे देखिए, देव कवि ने काव्यांगों का एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देव कवि ने काव्यांगों का वर्गीकरण और विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया है। ठीक है, क्योंकि देव को इसीलिए जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो देव को बहुत स्थान दिए हैं शुक्ल जी, क्योंकि ये क्या किए हैं, अपना जो है कि क्रिएटिव माइंड लगाए हुए हैं। उसमें देख पा रहे हैं, मौलिकता का परिचय दिए हैं। इन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 माना है। तात्पर्यावृत्ति की विशेष रूप से चर्चा की गई है तथा कुल नवीन छंद का आविष्कार भी किया है। कुछ नवीन छंदों का भी आविष्कार किया। अभी आप जानते थे कि 33 संचारी भाव हैं, लेकिन देव ने छल को जोड़ा तो 34 हो गए। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देव की सर्वश्रेष्ठ कृति है भाव विलास। इसमें भाव, नायिका भेद, अलंकारों का वर्णन किया गया है। देवकृत शब्द रसायन, काव्य रसायन में ध्वनि से के साथ रस, गुण, अलंकार और छंद विवेचन है। इसमें देखेंगे त्रिविध शक्ति के साथ तात्पर्यावृत्ति का भी वर्णन है। देवकृत जाति विलास, अब इनकी रचनाओं को भी आप नोट करिएगा। देवकृत जाति विलास में अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन पाया जाता है। देवकृत राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। कैसा है? तो संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। तो जाति विलास देव की रचना हो गई, राग रत्नाकर हो गई। अब आगे देखिए, एक है रामचंद्रिका केशव की, अब प्रेम चंद्रिका देव की है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। देवकृत प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्म्य, उनके विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, देवकृत देव शतक, देव की देव शतक भी है, जैसे बिहारी शतक है, बिहारी सतसई, वैसे देव ने देव शतक लिखा। देवकृत देव शतक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक है, जिसमें जीवन और जगत के असारता, ब्रह्म तत्व, प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। किसका है? तो प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। आगे देखेंगे, देवकृत देव चरित्र रचना है, जिसमें कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। कैसा है? तो अब पूछा जाएगा देवचरित कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। और किसके जीवन पे है? श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। देव कवि को देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबंध चंदोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट है अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है। किसको माना है? केशव को आदर्श माना है। आप देखेंगे भिखारी दास को, भिखारी दास की बहुत प्रसिद्ध रचना जो मिलान करने के लिए आती है। मिलान में ये रीतिकाल से कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हरदम आती रहती हैं घूम के। ध्यान दीजिए, भिखारी दास द्वारा रस सारांश रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस के अंगों और नायक नायिका के भेद का निरूपण किया गया है। आगे देखिए, भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक काव्य है। कैसा है? तो सर्वांग निरूपक काव्य। सर्वांग निरूपक में क्या क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग, तुक, गुण, दोष आदि का विवेचन है। सभी का विवेचन है किसमें? काव्य निर्णय में। आप देखेंगे भिखारी दास कृत छंदोड़ पिंगल, जिसमें 15 तरंग में मात्रिक और वर्णिक छंद का परिचय दिया गया है। इसमें पूर्व हिंदी में इतने विस्तार में छंदों का विवेचन नहीं हुआ था। आप याद रखेंगे, तो यहीं से विवेचन शुरू हुआ। ग्वाल कवि का सर्व प्रमुख ग्रंथ है साहित्यानंद। यह 2443 छंदों की विशाल काय रचना है। इसमें काव्य लक्षण, भेद, स्वरूप, हेतु, प्रयोजन, छंद, रस, गुण, रीति दोष, अलंकार आदि सभी काव्यांगों पर विवेचन किया गया है। ग्वाल कवि में कवि का पक्ष की अपेक्षा आचार्य पक्ष प्रधान है। ये आचार्य जो है कि आचार्य की श्रेणी में शुक्ल जी इनको रखे हैं। याद रखिए। आगे चलिए, रीतिकाल में काव्यांग निरूपक के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ रस विवेचन संबंधी हैं। रसों में भी श्रृंगार रस प्रमुख है, तो पूछा जाता है, से अपनाया गया है। इसी के अंतर्गत नायक नायिका का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है। आगे देखिए, सैयद गुलाम नबी रसलीन कृत अंगद दर्पण में नक्सिख वर्णन है। इस ग्रंथ का प्रसिद्ध दोहा है, अमी हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रसनार, जेत मरद झुकझुक परत जय चितवन एक बार। तो आप याद रखिएगा। आगे देखिए, रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस प्रबोध, और जिसका प्रकाशन संवत में हुआ है 1798 ईस्वी। इसमें 1117 दोहा छंदों में सभी रसों के अतिरिक्त 8 रस, याद रखेंगे, 8 रस जो है 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव, नायक नायिका, भेद आदि का विवेचन है। आगे देखिएगा, रसलीन का दोहा छंद अद्भुत अधिकार था। इसमें जो समाहार शक्ति, भाषा की कसावट और व्यंजना शक्ति मिलती है वह बिहारी को छोड़कर किसी अन्य कवि में नहीं मिलती। याद रखिएगा। मतिराम का ललित ललाम, ये रचना बहुत बार पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। और यह भी पूछा जाता है इस कैसी रचना है, तो अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आगे देखेंगे अन्य ग्रंथ इनके हैं। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। आप देखेंगे केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। क्या माना है? प्राण माना है। इनकी मान्यता है कि भूषण बिन विराजय कविता बनिता मित। आगे देखिए, महाराज जसवंत सिंह ने कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है, जिसमें 212 छंद हैं, पूछे जाते हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है, शेष 202 छंदों में 16 अलंकारों का विवेचन किया गया है। आगे देखिए, भूषण का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो घनश्याम था। इनके काव्य में ओजगुण, वीरगुण की प्रधानता है। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो राष्ट्रीय कवि हैं। ये भी आपको पता होगा कि जब आप पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त को, तो उनको क्या उपाधि मिली है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, भूषणकृत शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है? तो अलंकार निरूपण ग्रंथ है। यही प्रश्न जो है कि पूछा गया था, याद रखिएगा। जो है कि इनकी जो है कि अलंकार जो शिवराज भूषण है, इसमें अलंकार कितने हैं? तो 105 प्रश्न। टीजीटी बता देना चाहूँगी कि टीजीटी 2021 में सोचो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जब तक आप गहनता से नहीं पढ़ेंगे ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, शिवराज भूषण, तो इनकी शिवराज भूषण में अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें कुल 105 अलंकार हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। शिवराज भूषण की भूमिका के प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। भवानी श्रुति में शिवाजी
उसके लिए विजय का वरदान मांगा गया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए, शिवराज भूषण में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पय अथवा दोहों में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। किसके जीवन से? तो शिवाजी के। अब देखिए, पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम के कवि है। यहीं से रीतिकाल परंपरा बंद हो जाती, आधुनिक काल आ जाता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे परंपरा खत्म होगी वहाँ से और आगे कविता नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जब साहित्य पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा रीतिकाल परंपरा के प्रथम कवि शुक्ल के अनुसार आपने चिंतामणि को देखा, और अंतिम कवि कौन है? तो यही कवि है पद्माकर। रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है। आगे चलिए, पद्माकर को देखेंगे। पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में काव्य रचना की। पद्माकर कृत जगत विनोद हजारों बार यूजीसी नेट के आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, पूछा हुआ यह प्रश्न है कि पद्माकर की ये जगत विनोद किसकी रचना है। ठीक है, देखिए, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है कहते हैं। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बहादुरावली ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है, और पद्माकर कृत पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे इनकी रचनाओं को। पद्माकर कृत राम रसायन ग्रंथ दोहा चौपाई छंद में है। पद्माकर कृत प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य संबंधी रचना है। अब देखिए, पद्माकर ने सरदार अदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया है। किसके अनुरोध पे? तो सरदार अदा जी के अनुरोध पे इसका अनुवाद किया है। आगे देखेंगे आप जो है कि यहाँ पे दुलहकृत कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपण है। दुलह की रचना पे आप आ चुके हैं, पद्माकर को पढ़ लिए आप। दुलहकृत कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कुल 81 छंद में संक्षेप में अलंकारों का विवेचन और वर्गीकरण किया हुआ है। आगे चलिए, रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया है। क्या है? सवैया है। आप देखेंगे मृतिराम, ये वृत्त कौमुदी करके बहुत रचनाएं हैं, आप इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मतिराम की यह रचना बहुत बार पूछी जाती है कि अन्य ध्यान दीजिए, मतिराम का कृत वृत्त कौमुदी के अन्य नाम है छंदसार पिंगल और छंदसार संग्रह। आगे देखिए, सुखदेव मिश्र कृत है वृत्त विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कैसा है? तो छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये पीडीएफ आज के लिए यहीं तक। हम एक बेसिक रीतिकाल के बारे में बातचीत किए। अगर आप ऐसा ही मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं रीतिकाल को आपको विस्तृत अध्ययन करवा के इसके बाद साथ में प्रश्नोत्तरी को भी करूँगी। नेक्स्ट वीडियो प्रश्नोत्तरी का होगा। रीतिकाल से जितने आपने पढ़े यहाँ सबसे प्रश्न बने हुए एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमें एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। आगे आप ऐसा वीडियो पसंद करते हैं कि सिर्फ प्रश्नोत्तरी पे वीडियो बनाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर पसंद आए तो अपने एक बार फिर से कहेंगे कि अपने दोस्तों में साझा जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा परिवार बढ़ाने में हमारी सहायता करें, हमको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।